ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम थर्मोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, विच इज़ हीट कैपेसिटी। Although heat and temperature are not the same, we can use changes in temperature to calculate heat. The quantity that ties these two values together in heat is heat capacity. So what is heat capacity? Heat capacity is defined as amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade. यानी अगर आपके पास कोई भी जो है वो सब्सटेंस है और यू हैव कि आपने उसकी जो है वो टेम्परेचर 1 डिग्री सिर्फ बढ़ाना है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उस हीट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। और एक और टर्म भी होती है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड इट इज़ अ हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। यानी अगर हम जो है वो मैस को भी स्पेसिफाई कर देते हैं इन हीट कैपेसिटी, तो फिर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है। जैसे अगर हम सिर्फ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की हीट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बन जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है हीट, हीट का ना एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एम सी डेल्टा टी, जिसमें यहाँ पे जो सी है ना, ये इससे क्या मुराद है हमारे पास? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है, ठीक है, इसका जो यूनिट है हमारे पास वो क्या आता है? जाउल पर ग्राम मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस, या जाउल पर ग्राम मल्टीप्लाई केल्विन। यानी केल्विन में भी हम इसको ले सकते हैं और कैलोरी में भी ले सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो किसके यूनिट्स हैं? हीट कैपेसिटी के। ठीक है। उसके अलावा ये जो हीट कैपेसिटी है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसकी जो वैल्यू होती है अगर हम बात करें तो फॉर वाटर, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इट इज़ 4.18 जाउल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। ठीक है। तो ये जो है कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपने याद रखना है, आपने स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स को याद रखना है, और उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट है क्या असल में। ठीक है। उसके बाद अब जो है वो हमने चूँकि हीट कैपेसिटी को समझ लिया, अब हम ये जो है वो इसके लिंक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और हमें कहता है कि 130.9 किलो जाउल ऑफ हीट इज एडेड टू 750 ग्राम ऑफ अननोन लिक्विड। द टेम्परेचर रोज फ्रॉम 25 डिग्री टू 72.9 डिग्री। वट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अननोन लिक्विड? एक्सप्रेस योर आंसर यूजिंग द यूनिट जाउल पर ग्राम पर केल्विन। अच्छा, इसमें ना उसने आपसे पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, तो आपने सिंपल क्या किया, पहले तो आपने जो है वो हीट का फॉर्मूला लिखा, फिर आपको जो है वो ये चीज़ चाहिए, स्पेसिफिक हीट चाहिए, तो आपने स्पेसिफिक हीट को एक जगह रखा और बाकी चीज़ों को आप दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन ले गए। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन आई वो कुछ इस तरह से आई। ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपने हीट की वैल्यू यहाँ पे पुट की, विच इज़, अच्छा, यहाँ पर जो हम हीट की वैल्यू पुट करेंगे ना, इट शुड बी इन जाउल्स, क्योंकि हमें उसने रिक्वायर किया है कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो जाउल्स के अंदर आना चाहिए। तो इसलिए जो हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे फॉर, कह लो कि स्पेसिफिक हीट के लिए जो हम वैल्यू लिखेंगे, दैट विल बी इन जाउल्स। ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ जो हमें डाटा में गिवन है ऑफ स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू गिवन है, इट इज़ बेसिकली 30.9 किलो जाउल। तो आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि किलो को आपने सबसे पहले तो सॉल्व आउट करना है। ठीक है। इसको आपने जाउल में लेकर जाना है। तो किलो का आपको पता है ना, 1 किलो इज इक्वल टू 1000, 1 किलो इज इक्वल टू 1000, और हम जो है वो 1 के को भी 1000 कह रहे होते हैं। ठीक है। वो 1 के या 1 किलो जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है। तो हमने 30.9 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 3900, 30,900। आपने यहाँ पे जो है वो हीट लिखी, फिर आपने मैस लिखा जो कि हमें गिवन है 750, और फिर आपने जो है वो चेंज इन टेम्परेचर को कंसिडर किया। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो टेम्परेचर चाहे डिग्री में हो या केल्विन में हो, जो इनका चेंज है ना वो हमेशा सेम ही आएगा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फॉर चेंज, अगर आपने जो है वो चेंज को कैलकुलेट करना है ऑफ टेम्परेचर को, चेंज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, तो इसलिए नहीं ज़रूरी इस बात की नहीं है कि आप जो है वो उसको केल्विन में लेकर जाओ अगर आपने चेंज को मेजर करना है, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में जो चेंज है वो हमेशा सेम ही आता है, चाहे आप डिग्री को जो है वो आप चेंज मेजर कर रहे हो या केल्विन के।
तो मैं आपको क्या बता रही थी कि हमारे पास जो है वो मैं बात कर रही थी कि जो हमारे पास हमने चेंज इन टेम्परेचर मेजर करना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर को हम जो है वो माइनस करेंगे, तो 72.9 माइनस 25। अच्छा, व्हेन वी सॉल्व इट तो जो इसका आंसर आता है दैट इज 0.86 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमने जो है वो इस तरह से सॉल्व करना है। अभी जो कैलकुलेशंस, ये हमारे पास काफ़ी जो है वो मुश्किल कैलकुलेशंस हैं। थोड़ी सी अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेशंस आए तो आप इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपसे जो है वो अगला जो टॉपिक है दैट इज एंथैल्पी एंड कैलोरीमेट्री। अच्छा, कैलोरीमेट्री से क्या मुराद है? कैलोरीमेट्री इज द टेक्निक वी यूज फॉर मेजरिंग द हीट इन्वॉल्व इन अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज। समझ आ गई? अच्छा, अब दो तरह की कैलोरीमेट्री है। एक है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ऐसी जो है वो डिवाइस है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। लाइक इसके अंदर जो है ना हमारे पास वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहता है, तो पीछे भी हम अब पढ़ कर आए हैं कि ये आइसोकोरिक सिचुएशन बन जाती है। और जब आइसोकोरिक सिचुएशन बन जाती है तो हमारे पास कोई भी जो हमारे हम जो भी हीट देते हैं सिस्टम को, वो सारी की सारी उसमें इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाती है, क्योंकि इस केस में कोई किसी किस्म का वर्क नहीं हो पाता सिस्टम पे, क्योंकि आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से बेस्ड है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर की बात करते हैं, तो इट इज़ द सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रिंसिपल। और पीछे भी हम पढ़ के आए हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर के जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा फॉर हीट, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, जिसमें हम जो है वो पी हमारे पास जो है पी कांस्टेंट है। अच्छा, अब ना यहाँ पर ना हम इस डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी को ना डेल्टा एच भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, और ये अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए। और हम जब इसको डेल्टा एच लिखते हैं तो ये डेल्टा एच क्या कहलाता है हमारे पास? एंथैल्पी। समझ आ गई है? तो एंथैल्पी जो है वो हमारे पास डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी से हमने एंथैल्पी निकाल ली। समझ आ गई? तो ये आपके पास ना, आपने ये चीज़ अभी एंथैल्पी के बारे में अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। बहरहाल अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी को हम एंथैल्पी भी लिख सकते हैं, और हम आगे चल के ये डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी लिखने के बजाय हम जो है डायरेक्ट एंथैल्पी की बात कर रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास अच्छा, उसके बाद आप ये पढ़ लीजिएगा और ये इसकी डायग्राम देख लेना। वैसे तो ये आपको बस ऊपर ऊपर से इसका इतना ओवरव्यू आना चाहिए, नॉट सच डिटेल इज नीडेड। देन आपने आगे जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। लेट मी चेक व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब हम जो है वो एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ये इसी जो हमारे पास हीट कैपेसिटी है उससे लिंक्ड। इसका ना हमारे पास जो है वो, अच्छा अब ना हम जो है वो बात कर रहे थे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें न्यूमेरिकल मैं आपको डिक्टेट करवा देती हूँ और फिर जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 1 कप 100 ग्राम, 1 cup containing 100 grams of water at 300 Kelvin is mixed into another cup containing 200 gram of water at 450 Kelvin. What is the equilibrium temperature of a system? यानी हमारे पास वो कह रहा है कि लाइक हमने क्या किया है कि 300 केल्विन पे टेम्परेचर पे एक जो है वो कप था जिसमें 100 ग्राम पानी था। आपने उसको एक ऐसे कप में डाला जिसमें 200 ग्राम्स पानी था विच वॉज एट 450 केल्विन। तो आपने जो है वो इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है कि देखो पता है क्या, जब ना हमारे पास इस कप के अंदर ना लाइक मैंने क्या किया कि ये वाला पानी उठा के इसमें डाल दिया। समझ आ गई? अब क्या होगा कि हमें पता ना कि हीट हमेशा जो है वो हाई से लो शिफ्ट होती है, हॉट से कोल्ड शिफ्ट होगी। तो ना
यहाँ पे क्या होगा कि आपने ये वाला पानी जो है वो इसमें उठा उठा के डाल दिया, अब जो है ना उसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा, और ना 450 केल्विन और 300 केल्विन है ना, तो 450 केल्विन से हीट जो है वो 300 केल्विन वाले वाटर में जब शिफ्ट होगी तो एक इक्विलिब्रियम वाला ऐसा टाइम आएगा जबकि जब हमारे पास जो है वो टेम्परेचर दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो हमें वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करने को उसने बोला है। तो हमें ये बात पता है कि विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हमारे पास जो भी जो सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है या हीट रिलीज होती है वो जाती कहाँ पे है, सराउंडिंग्स में जाती है। या आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास जो कोल्ड हमारे पास जो हॉट टेम्परेचर था, उसने हॉट कोल्ड वाले कंटेनर को जो उसका जो टेम्परेचर गिरा वो टेम्परेचर जो है वो कोल्ड वाले पानी में चला गया। तो इस तरह से अगर हम सोचते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन मतलब इक्वेशन जो है वो Q कोल्ड इज इक्वल टू माइनस Q हॉट, यानी जो हमारे पास जो है वो हॉट से रिमूव हुआ वो कोल्ड में चला गया। समझ आ गई? तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम असल में ना इस तरह कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने एक चीज़ हमने बेस बना ली कि Q कोल्ड इज इक्वल टू माइनस Q हॉट, और वो भी समझ आ गई आपको कि कैसे है कि ऑब्वियसली एक हॉट से चीज़ जा रही है तो वो कोल्ड में ही ऐड हो रही है ना, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया है, अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो कि हम Q कोल्ड की जगह MC डेल्टा T लिख सकते हैं और Q हॉट की जगह भी MC डेल्टा T लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ना वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। कोल्ड का जो मैस था वो था 100, इसकी जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, अगर देखो आपके पास कैलोरी में लिखना बड़ा हमारे लिए आसान है, क्योंकि कैलोरी में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, हर सब्सटेंस की, हर गैस की, हर सॉलिड की, जो भी है हमारे पास सब्सटेंस अवेलेबल है उसकी ना एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की, और वो कांस्टेंट होती है फॉर एवरी पार्टिकल, फॉर एवरी सब्सटेंस। अब जैसे वाटर ही है तो वाटर की मोस्ट फेमस है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो कैलोरीज के अंदर मैंने वैल्यू क्यों पुट की है, देखो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है ना उसकी डिफरेंट यूनिट्स हैं, जाउल में भी है, कैलोरी में भी है। तो अभी मैंने कैलोरी वाला यूनिट इसलिए पुट किया क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंगली कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है ना वाटर की, वो कैलोरी में 1 है, तो हमें सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक हीट वाटर की पुट कर दी 1। फिर हमने चेंज इन टेम्परेचर पुट करना है। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या है हमारे पास कि फाइनल टेम्परेचर माइनस 300 केल्विन। ठीक है, यही तो चीज़ हमने निकालनी है, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर तो निकालना है कि जब हमने दो पानियों को मिक्स किया, दो वाटर को मिक्स किया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या आया था उनके दरमियान, तो ये हमने चेक करना है। अच्छा, तो इट शुड बी समवेयर बिटवीन द 450 केल्विन और 300 केल्विन, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि कुछ जो है वो टेम्परेचर हॉट पानी वाला कोल्ड पानी को जो है वो शिफ्ट करेगा अंटिल और अनलेस दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, और वो ऑब्वियसली बिटवीन दीज टू टेम्परेचर ही आना है। अब हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है, यानी फाइनल टेम्परेचर जो कि हमने फाइंड करना है, और इनिशियल टेम्परेचर जो कोल्ड का है था 300 केल्विन। फिर आप जो है वो आगे चले जाओ, आगे आपने हॉट का मैस लिखना है। ठीक है, अब हॉट का जो मैस है वो है 200 ग्राम। अगेन वाटर की ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो कि होती है हमारे पास 1, अगर कैलोरीज में लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना लाइक माइनस का साइन था ना, ठीक है। अच्छा, ये माइनस का साइन देखो हमने टेम्परेचर के साथ लिखना है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ना, तो क्योंकि स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और मैथ्स आपने कभी नेगेटिव देखा है तो मैथ्स भी जो है वो इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो बाकी जो चीज़ रह गई है, जो असल में चीज़ नेगेटिव है, वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, मैं इस नेगेटिव साइन की बात कर रही हूँ, तो मैंने ये नेगेटिव साइन इधर ही रहने दिया जो इस टेम्परेचर के साथ लगा हुआ था, और फिर मैंने अपना जो मेन चीज़ है फाइनल माइनस इनिशियल वो पुट किया, विच वॉज फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल जो हॉट का था वो था 450 केल्विन। अब मैं थोड़ा इन वैल्यूज़ को रीअरेंज अगर करती हूँ तो मैं ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस TF और माइनस माइनस प्लस,
तो -TF प्लस 450 केल्विन जो है वो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन बनता है इसका। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 100 को क्या करना है, TF से मल्टीप्लाई किया तो 100 TF, और 300 से किया तो 3000 कैलोरीज आ जाएगा। फिर मैंने क्या करना है कि 200 को TF से मल्टीप्लाई करना है तो -200 TF, और 450 को जब मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 90,000 कैलोरी। फिर आपने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो कैलोरीज को एक साइड पे ले जाएंगे और टेम्परेचर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। कैलोरीज को एक साइड पे लेकर जाने के बाद 1,20,000 कैलोरीज बन जाएंगे और 300 फाइनल टेम्परेचर बन जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करो, TF को एक जगह रहने दो, 300 पे डिवाइड कर दो 1,20,000 को, तो जो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आएगा दैट विल बी 400 केल्विन। तो इस तरह से हमने जो है वो ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया। इस न्यूमेरिकल में वो डिमांड ये कर रहा था कि अगर हम जो है वो 300 केल्विन वाले पानी को 450 केल्विन वाले पानी में जब डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या फाइनल टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो ये उसने पूछा था, तो हमने उसको विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूमेरिकल सोल्यूशन हमने जो है वो इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, इंथाल्पी के बारे में लिखा हुआ है, इंथाल्पी अलाउज अस टू डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विदाउट हैविंग टू मेजर द वर्क। In exothermic reactions, energy is released into the surroundings, and in endothermic reactions, energy is absorbed. अच्छा, ये बात पीछे भी हम पढ़ के आए हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट, कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है। आप इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब आप जैसे ये वाली डायग्राम देखो, इधर जो है वो हमारे पास ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इसमें देखो कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, कम है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट्स में जब प्रोडक्ट्स बन रहे थे तो एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही थी, ऐसा ही है। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, दिस इज फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड दिस डायग्राम इज फॉर एंडोथर्मिक। जैसे कैसे कि इसमें आप देखो कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स की एनर्जी से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपने जो है वो एनर्जी ऐड की थी तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा हुई है ना। तो ये हमारे पास जो है वो एंडोथर्मिक का हो गया ग्राफ और एक जो है वो एक्सोथर्मिक का हो गया। मतलब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से ज़्यादा होगी तो एंडोथर्मिक होगा, और अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होगी तो दैट विल बी कंसिडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और वट एवर यू कैन से। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास ना यहाँ पर उसने डिफरेंट ट्रांजिशंस दिखाई हुई हैं, ठीक है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस एंड अगेन गैस टू सॉलिड। सो व्हेन वी टॉक कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो कैन यू टेल मी कि वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। देखो, जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं ना तो आप मुझे बताओ कि अगर एक चीज़ लाइक सॉलिड है, जैसे बर्फ़ है, ठीक है, आइस है, आइस जो है वो हमारे पास लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होती है। ऑब्वियसली बाहर से जो है वो हीट एब्जॉर्ब करती है तो हमारे पास क्या होती है कि इस काबिल होती है कि वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज कंसिडर्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें उस सॉलिड को हीट मिली बाहर से तो तभी वो लिक्विड में चेंज हुई। और ये भी आप देखो कि जब हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में ना बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में जो है वो बॉन्ड्स बन रहे हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन से हमेशा जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर आपने बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है जी, आपने इस तरह से भी याद रखना है कि आपके पास जब भी कोई बॉन्ड है ना उसको आपने क्या रखना है, तोड़ना है। अब सॉलिड से लिक्विड में बॉन्डिंग टूटेगी ऑब्वियसली, क्योंकि सॉलिड जो है वो मोर कॉम्पैक्ट होता है, लिक्विड जो है वो काफ़ी डिफ्यूज सा होता है। तो अब यहाँ पर आपको लाजमी तौर पे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा तभी वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होंगे। यू हैव टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू डू सो। तो ऑब्वियसली वो एनर्जी आप दे रहे हो तो वो एंडोथर्मिक है। जबकि लिक्विड से आपने जाना है सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए आपको बॉन्ड की क्या करनी पड़ेगी, फॉर्मेशन करनी पड़ेगी।
और जब भी कहीं भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और बॉन्ड की ब्रेकेज के अंदर हमें जो है वो एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी की जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। समझ आ गई है? अब यहाँ पर हमने सिंपल सॉलिड और लिक्विड की बात की। अब मैं अगर लिक्विड से गैस में जाती हूँ, देखो लिक्विड से गैस में जाना इसका मतलब ये है कि हम बॉन्डिंग तोड़ रहे हैं, और बॉन्डिंग को अगर आप तोड़ रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज बॉन्ड breakage requires some sort of energy. But when we shifting from gas to liquid phase, it means you are basically making some kind of bonds, and making of some bonds you will be releasing the energy as we have discussed before. तो बॉन्ड फॉर्मेशन से हमेशा एनर्जी चूंकि रिलीज होती है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर आप गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस की तरफ आ जाओ। अब अगेन सॉलिड से गैस में जाने का मतलब है कि बॉन्ड की जो है वो ब्रेकेज हो रही है, और बॉन्ड की ब्रेकेज के लिए यू विल नीड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द conversion of solid to gas is considered as a endothermic reaction, which is also called as sublimation reaction. And while we are considering the conversion of solid to gas phase as a endothermic reaction, the exothermic reaction will be the opposite case, like if we are transitioning from the gas to solid, because in transitioning from gas to solid we are actually breaking we are actually making the bonds, and bond formation is always associated with energy release. So that is the reason why the conversion of gas from to solid is being considered as a exothermic reaction, and which is also called as a deposition reaction. So this is all you have to know regarding some sort of chemistry between the transition states and transition phases of matter, like to transition from solid to gas and liquid to solid. So when compound is heated, the temperature rises until the melting or boiling point is reached. Then temperature remains constant as the compound is converted to the next phase. देखो एक बात है, ये अगर मैंने ना मेरे पास क्या है, दिस इज सॉलिड, लेट्स से मैं आपको क्या बताती हूँ, मैं ना सॉलिड को मैं जो हूँ वो हीट देती हूँ, ठीक है, ये मैंने इस सॉलिड को हीट दे रही हूँ, दी जा रही हूँ। तो मैंने जो है वो पहले लेट्स सपोज मैंने इसको जो है वो 100 जाउल्स हीट दी, तो इसका जो टेम्परेचर था वो लेट्स सपोज पहले इनिशियली जो है वो 50 था, तो 100 जाउल हीट देने से मेरी जो है वो इसका टेम्परेचर कितना हो गया 80। मैंने मज़ीद इसमें 100 जाउल दिए, मज़ीद में मैंने इसमें 100 जाउल ऐड किए, तो अब इसका जो टेम्परेचर था वो हो गया 100 डिग्री, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हमारे पास इसका जो टेम्परेचर है वो अब आ चुका है 100 डिग्री पे। अब ये जो सॉलिड है ये हमारे पास इन आइस क्यूब है, ये वाटर है। आपको पता है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 है, और 100 डिग्री पे क्या होता है, उसने जो है वो सॉलिड से लिक्विड में शिफ्ट होना होता है। तो अब इस टाइम पे मैं इसको जो है वो हीट देती रहूँगी, 100 जाउल दूंगी। आप देखोगे कि इसका मैंने 100 जाउल दी तो इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नहीं बढ़ा। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वो जितनी उसको हीट दी गई है ना, वो हीट ये बेसिकली अपने आप को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज़ कर रहा है। तो पहले वो सॉलिड से लिक्विड में अपने आप को कन्वर्ट करेगा, तो फिर एक दफ़ा अपने आप को जब लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगा, फिर आप उसको मज़ीद आप हीट दोगे तो हाँ, तब उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। लेकिन एट द इंस्टेंट जब वो 100 डिग्री पे आ जाता है और आप मज़ीद उस पर एनर्जी ऐड करने की कोशिश करते हो, तो उस वक्त पर जब तक वो लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि हम 100, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर है, आइस क्यूब है, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो अनटिल 100 डिग्री टेम्परेचर, जब तक कि 100 डिग्री नहीं पहुंच रहा था तो हमारे पास हीट प्रोवाइड करने से उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री पे उसका टेम्परेचर पहुंचा तो अब उसका टास्क ये था कि वो अपने आप को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करे। तो इस
चूँकि वो एक काम कर रहा है, मज़ीद काम कर रहा है, तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर 100 से नहीं बढ़ा। हाँ, जब उसने अपने आप को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तब जो है वो हमारे पास उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से जो है वो बढ़ चुका था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो बढ़ना शुरू करेगा एक दफ़ा वो अपने आप को लिक्विड में चेंज कर ले। तो यही बात उसने लिखी है कि व्हेन अ कंपाउंड इज हीटेड द टेम्परेचर राइजेस until the melting or boiling point is reached, that temperature remains constant as the compound is converted to the next phase. But as soon as it is being converted to the next phase, it will increase its temperature. Got it? अब मैं इसको अगर आपको एक डायग्राम के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो हमारे पास ये था सॉलिड से, देखो हमारे पास ये क्या है, ये वही एग्जांपल है कि 0 से हमारे पास जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आप जो है वो इसको हीट दिए जा रहे हो तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक दफ़ा ये 100 डिग्री पर आया, तो अब अगर आप इसको मज़ीद हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ने वाला। और अगर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो ये हमारे पास जो है वो आप देखो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, यानी 100 डिग्री पे आपने जो है वो आप देखो 100 डिग्री पे जैसे ही आया तो आप इसको हीट दिए जा रहे हो। देखो ये हीट का एक्स एक्सेस हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सेस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही शुरू में क्या था कि ये हमारे पास सॉलिड था, आपने इसको हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ता गया, हीट दिए जा रहे हो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। लेकिन 100 डिग्री पे आने के बाद जो है वो आप इसको हीट दिए जा रहे हो लेकिन आप देखो टेम्परेचर नहीं बढ़ा। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि आप हीट दिए जा रहे हो बट स्टिल इसका टेम्परेचर 100 का 100 ही है। अब इस पॉइंट पे हीट देने के बाद ये अपने आप को मुकम्मल तौर पे लिक्विड में तब्दील कर चुका है। अब चूंकि ये अपनी फेस को चेंज कर चुका है, फिर आप इसको मजीद हीट दोगे तो नाउ इट इज गोइंग टू चेंज इट्स टेम्परेचर, और आप देख सकते हो कि इसने अपने आप का टेम्परेचर जो है वो चेंज किया है। ठीक है, अगेन अब हम जो है वो आ जाते हैं, ओ सॉरी, अच्छा ये जो हमारे पास है ना, मैंने आपको यहाँ पे 100 बताया है, ये देखो ये लेट सपोज कोई -40 का टेम्परेचर होगा और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट था ना कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या मतलब है। ऑब्वियसली अगर आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहे हो तो इसका मतलब है कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज़ बेसिकली 0। यहाँ भी मैंने आपको 100 बता दिया। ये आप लेट सपोज ये लिक्विड से जो है वो हमारे पास गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा था। अब ये बात सही हो गई, ठीक है। तो लिक्विड से गैस में जब वाटर तब्दील होता है तो वो उसका क्या होता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जो होता है 100। और मेल्टिंग पॉइंट यानी सॉलिड से लिक्विड में जब हमारे पास वाटर तब्दील होता है तो इट इज़ द कंसिडर्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट और विच इज़ द 0 डिग्री फॉर वाटर। तो अभी अगर मैं बात करती हूँ कि ये वाटर, ये आइस क्यूब थी, -40 पे थी, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका मैंने हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ता गया और अनटिल जब हमारे पास टेम्परेचर 0 नहीं पहुँचा। 0 पे पहुँचने के बाद उसने अपने आप को जो है वो लिक्विड में तब्दील कर लिया और इस दौरानी के टाइम पे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहा। एक दफ़ा उसने अपने आप को लिक्विड में तब्दील कर लिया मुकम्मल तौर पे, फिर आप हीट तो दिए जा रहे हो, जब लिक्विड में तब्दील हो गया ना वो, तब वो अपने आप अपना टेम्परेचर जो है वो बढ़ाएगा और टेम्परेचर बढ़ाएगा अनटिल और अनलेस उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पे नहीं पहुंच जाता। 100 डिग्री पे पहुंचने के बाद जो है फिर वो अपने आप को कह लो कि लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो इस दौरानिए के टाइम जो है वो ये अपने आप को जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो चूंकि ये गैसियस फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है तो इस टाइम पे 100 डिग्री पे आप हीट दिए जा रहे हो अनटिल ये गैस फॉर्म में मुकम्मल तौर पे तब्दील नहीं हो जाता, उस वक्त तक इसका टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो यही शो कर रही है कि ये अपने आप को इस टाइम पे गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और इस टाइम पे ये अपने आप के टेम्परेचर को नहीं बढ़ा सकता। हाँ, एक दफ़ा ये अपने आप को गैस फॉर्म में तब्दील कर लेगा, चेंज कर लेगा, फिर आप मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाओगे, मज़ीद हीट दोगे तो फिर इसका हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ था जिसमें स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि ये अभी इस टाइम पे अपने फेस को चेंज कर रहा है, लिहाजा ये अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ा सकता। हाँ, एक दफ़ा इसका फेस चेंज हो गया मुकम्मल तौर पे, हीट तो आप दिए जा रहे हो, फिर इस अपने आप का इसका जो है वो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो ये चीज़ थी हमारे पास फॉर मतलब ये ग्राफ को अंडरस्टैंड करना था आपने। अच्छा, अब ना इसमें क्या है
कि अगर मैंने हीट निकालनी है ना, तो हीट मेरी अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे, जब इसका टेम्परेचर बढ़ है, तो जब मैं हीट, अगर टेम्परेचर जब बढ़ रहा है ना इसका, तो मैं हीट को mc डेल्टा टी से निकाल सकती हूँ। बट व्हाट अबाउट अगर मैंने जो है वो हीट निकालनी है, अगर ये स्ट्रेट लाइन यानी जब ये अपने फेस को चेंज करे तब मैंने इसकी हीट, जो मैं इसको हीट दे रही हूँ मैंने वो निकालनी है, वो हीट निकालनी है, तो वो हमारे पास जो है वो फॉर्मूले से आती है ml। अब इसमें ये ml, अगर तो हमने हीट निकालनी है फॉर मेल्टिंग टाइम, तो ये जो L होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर मैं जो हूँ वो लिक्विड से गैस फॉर्म की मतलब चेंजिंग में निकाल रही हूँ, तो तब हमारे पास जो हीट होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज ml आल्सो, बट दैट L विल बी कंसिडर्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, दीज आर बेसिकली अ कांस्टेंट वैल्यूज, जो वाटर के लिए कांस्टेंट होंगी, कोई और हमारे पास जो है वो लिक्विड होगा तो वो उसके लिए कांस्टेंट होंगी, तो ये हमेशा कांस्टेंट होती है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। तो मैं ये बता रही थी कि यहाँ पर L से क्या मुराद है, ठीक है जी, और M आपका मैस है। अच्छा, हम जो है वो इसी हीट को ना N डेल्टा H की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम मोल्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वो नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा एच मैं आपको बता चुकी हूँ। डेल्टा एच क्या है हमारे पास, एंथैल्पी। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ना, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने जब ये अपने आप के फेस को चेंज करा है उस टाइम पे आपने इसकी निकालनी है जी हीट निकालनी है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो वो फार्मूला या तो ml भी हो सकता है और n डेल्टा एच भी हो सकता है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। समझ आ गई? और अगर आपके पास जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब आप हीट का के लिए सिंपल mc डेल्टा टी वाला फार्मूला लगा दो। अब ना हम क्या करते हैं कि हम जो है वो क्या कहते हैं इसको, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो मैंने अभी पीछे आपको टॉपिक समझाया ना, जो कॉन्सेप्ट समझाया उसी से लिंक जो है ना वो हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास जो है ना वो लाइक आप देख सकते हो इस पर ना उसने क्या हमसे डिमांड की है कि उसने कहा है कि ये जो पूरा हमारे पास जो कह लो कि प्रोसेस हो रहा है, जिसमें आप देखो कि एक कोई भी जैसे वाटर है, ठीक है। अब वाटर जो है वो पहले अपने आप को सॉलिड में वाटर है ना जो कि पहले क्या था, सॉलिड में था, क्यूब की फॉर्म में था -10 पे ना। तो जब 0 पे पहुंचा तो पहले मतलब कुछ ना कुछ हीट आपने दी, तो 0 मतलब ये अपने आप को मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा, फिर इसने अपने आप को मेल्ट करवाया, तो फिर कुछ ना कुछ हीट दी, फिर ये जो है वो गैस फॉर्म में तब्दील हुआ। तो आप देख सकते हो कि जो है वो हमारे पास कितनी हीट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपने वो आपसे जो है वो इस सिस्टम की जो एंड तक जाने के लिए जो भी हमारे पास हीट यूटिलाइज हुई है, आपने वो टोटल हीट जो है वो निकाल के देनी है। समझ आ गई है? तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे हीट यूटिलाइज हो रही है, आपने वो हीट जो है वो निकाल के देनी है इसको। ओके, मतलब हमने अब क्या करना है कि हम सबसे पहले वो वाली हीट निकालेंगे जो कि इसको -10 से 0 पे लेकर जाने के लिए यूज़ हुई थी। तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, mc डेल्टा टी, हम Q1 कंसिडर कर लेते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पर ना उसने हमें लाइक डिफरेंट ना, अब यहाँ पर ना क्या है कि हम मैथ्स उसने हमें ना गिवन किया हुआ है, मैथ्स उसने हमें जो है वो गिवन किया हुआ है कि 90 है हमारे पास, ठीक है जी। तो 90 ग्राम है, ये डाटा में हमें गिवन है, ठीक है। मैथ्स हमें डाटा में गिवन है कि मैथ्स जो है वो वाटर का क्या है 90 ग्राम है, और नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है 5 मोल्स, और उसने स्पेसिफिक हीट सॉलिड की भी बताई है और स्पेसिफिक हीट लिक्विड की भी बताई हुई है। समझ आ गई? तो ये आपके पास है, और फॉर गैसियस भी बताई हुई है, और उसने हमें जो है वो हीट भी दी हुई, हीट तो हमने ऑब्वियसली निकालनी है। तो अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि हम पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, जब ये -10 से 0 पे है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे mc डेल्टा टी। m जो है वो 90 है, cs उसने हमें न्यूमेरिकल में डाटा में गिवन किया है, हमने वो पुट किया, और हमने चेंज इन टेम्परेचर देखना है। अब चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल है, फाइनल टेम्परेचर है 0, जो इनिशियल टेम्परेचर है -10, लेकिन आपने क्या करना है -10, तो ये क्या बन जाएगा +10,
आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 1800 जूल। 1800 जूल को हम 1.8 किलो जूल भी लिख सकते हैं। ये हमने पहली हीट निकाली। अब हम जो है वो सेकंड हीट की तरफ जाते हैं, यानी जब ये अपने आप को सॉलिड से लिक्विड में तब्दील करा था, इस टाइम पे मैंने अभी आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया कि हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा ml या n डेल्टा एच। अब चूंकि उसने हमें डेल्टा एच जो है वो डेल्टा एच गिवन किया हुआ है डाटा में, और नंबर ऑफ मोल्स भी बताए हुए हैं, तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। तो मोल्स कितने थे 5 और डेल्टा एच कितना था 6.02 इंटू जो भी उसने गिवन किया हुआ है। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 30 किलो जूल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अब आपने थर्ड स्टेप को सॉल्व करना है। जब ये लिक्विड में तब्दील हो गया था और इसका टेम्परेचर आपने 0 से 100 डिग्री पर लेकर गए थे। अगेन MC डेल्टा टी आपने मैच किया 90, जो CL गिवन है आपको डाटा में वो आपने पुट किया 4.18, और आपने क्या किया चेंज इन टेम्परेचर। अब आपने इसमें इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर क्या है 100 और इनिशियल टेम्परेचर क्या है 0, तो 100 माइनस 0 100। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 36,000 जूल या 36 किलो जूल। अब आपने आगे क्या करना है, अगेन अब आपने लिक्विड से गैस फॉर्म में जाना है। लिक्विड से गैस फॉर्म में ml यानी n डेल्टा h लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या गिवन है 5, और डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है हमारे पास डेल्टा में गिवन है 40.67। आप पुट किया, आपने सॉल्व किया, 200 किलो जूल आ गया। समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आखिरी चीज़ रह गई है, आखिरी चंक रह गया हमारे पास इस प्रोसेस का। इसमें आपने क्या करना है कि एक दफ़ा जब ये वेपराइजेशन वेपर्स में तब्दील हो गया तो तब फिर आपने मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाया, तो तब आपने इसका वो निकालना है, हीट निकालनी है। तो ये आपने MC डेल्टा टी के फार्मूले से निकाली। मैथ्स था 90, CG उसने गिवन किया डाटा में विच इज़ बेसिकली 2 और फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर 110 और इनिशियल टेम्परेचर 100। आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो है वो आपका आंसर आ गया 1800 जूल, या आपके इसको किलो जूल में लिखो 1.8 किलो जूल। ठीक है। अब ये आप देख सकते हो कि हमारे पास 5 हमने हीट्स निकाली हैं और वो उनकी वैल्यूज़ ये। आपने एंड पे, चूँकि उसने डिमांड क्या की थी, आपने इस पूरे सिस्टम की टोटल हीट निकालनी है, तो आप इनको एंड पे क्या करोगे कि आप इन सबको सिंपली कर दोगे ऐड। ठीक है। और जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 269.6 किलो जूल। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये कह लो कि ये वाला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ये सॉल्व होता है। ठीक है। इसके बाद जो है वो हम हेस लॉ को पढ़ेंगे। आज अभी के लिए इतना ही।